तो बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं टॉपिक। हमारा चैप्टर है वेव्स। तो थोड़ा एक बार स्लाइड शो पे भी देख लो, वेव्स की इंट्रोडक्शन। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आपकी आवाज बहुत लो है। अभी आ रही है आवाज? थोड़ा दूर था लैपटॉप। यस सर। ओके, तो वेव्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो उसको एक बार आप स्लाइड शो से कुछ चीजें देखो। ओके बेटा, ये जो एग्जांपल आपको दिखाया था अभी, इसके अंदर क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेव है क्या बेसिकली। जब आप रुके हुए पानी को डिस्टर्ब करते हो किसी पेबल से, तो आपको उसको चारों तरफ सर्कल्स नजर आते हैं। और वो जो पेबल या स्टोन या कोई भी कॉर्क जो ऊपर फ्लोट करता है, कॉर्क कॉर्क पानी में फ्लोट करता है, वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है और उसके चारों तरफ डिस्टरबेंस ऐसे मूव करते हैं। इन्हीं डिस्टरबेंस को हम वेव्स बोलते हैं। वेव्स आर बेसिकली डिस्टरबेंस। वेव्स आर डिस्टरबेंस। ये जस्ट एग्जांपल मैंने आपको शो किया। अब थोड़ा फास्ट ट्रैक के द्वारा देख लो, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें ये बताया गया कि एक पॉन्ड है जिसपे पानी खड़ा हुआ है और वो रेस्ट पे है। फिर यहाँ पर जैसे ही आप कोई स्टोन ड्रॉप करते हो तो डिस्टरबेंस स्टार्ट होती है। डिस्टरबेंस को ही हम वेव बोलते हैं। तो डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव। तो कुछ लिखना नहीं है अभी, बता दूंगा मैं। और ये जो पॉइंट है ना लास्ट, इस पॉइंट, दो पॉइंट को आप समझो कि पीस ऑफ कॉर्क start oscillating up and down about the mean position, and disturbance created at a point it move forward। मतलब वेव में पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और डिस्टरबेंस मूव करेगी, डिस्टरबेंस विल मूव। तो इसको हम बोलते हैं वेव। व्हाट इज वेव मोशन? It is the disturbance that travel through a medium due to the repeated vibration। ये आप फर्स्ट पॉइंट इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव। वेव बेसिकली क्या है? डिस्टरबेंस इन द मीडियम। डिस्टरबेंस इन द मीडियम, इट इज द डिस्टरबेंस इन द मीडियम जिसमें मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे और डिस्टरबेंस ट्रैवल करेगी। डिस्टरबेंस विल ट्रैवल लाइक दिस, particle will oscillate। यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो डिस्टरबेंस है
पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, मोशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, मोशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ द पार्टिकल। मतलब पार्टिकल मूव नहीं करेंगे मीडियम के, डिस्टरबेंस मूव करेगी। तो फास्ट ट्रैक पे अपना नोट करते जाओ सब बच्चे। उसके बाद व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, मैंने बता दिया आपको। एनर्जी, डू साउंड एंड लाइट वेव, लाइट फॉर्म वेव, पहले ये वाला पॉइंट फिर देखो। कौन सी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट होगी? एनर्जी। जैसे एक पार्टिकल है, वो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, वो एनर्जी हैंड ओवर करेगा दूसरे पार्टिकल को, दूसरा पार्टिकल फिर वाइब्रेट करेगा, वो एनर्जी हैंड ओवर करेगा तीसरे पार्टिकल को। इस तरह से एनर्जी हैंड ओवर होती है। तो कौन सी चीज हैंड ओवर होती है, कौन सी चीज ट्रांसफर्ड होती है? दैट इज द एनर्जी। ये चार ऑप्शन दे देगा वो, उसमें से जो एनर्जी वाला ऑप्शन होगा वो आप टिक करेंगे फाइनल एग्जाम में। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस नो फटाफट बोलना आप। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। डू साउंड एंड लाइट फॉर्म वेव? यस, दे आर वेव। डज साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन? देखिए वेव्स को आप क्लासिफाई करते हो दो तरह में, एक मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जैसे साउंड, इट रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर मीडियम। अगर आप मून पे चले जाओ तो वहां आप साउंड आपकी ट्रैवल नहीं करेगी। अगर हम मून पे चले जाएंगे तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए और मून पे कोई मीडियम नहीं है। मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो जो वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए उनको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, और जिन वेव को मीडियम चाहिए उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि जब सन से लाइट आती है, सन से, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो तो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो काफी सारा एरिया ऐसा है, पोर्शन जहाँ पर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी लाइट वहां से ट्रेवल करके आपके पास आती है। तो लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है, इट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। यहाँ मैंने क्या पूछा? डज साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन? आंसर इज यस। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। इसका आंसर बताओ आप लोग। डज लाइट रिक्वायर अ मीडियम? No, sir. No, sir. नो, सिंपल नो। लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। इसको मीडियम भी मिले या मीडियम ना मिले, ये प्रोपेगेट होगी ही होगी। तो लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सिर्फ लाइट ही नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितनी भी, आपको पता है कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? 7। देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 7 की 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए। कौन कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? फर्स्ट गामा रेस, सेकंड एक्स रे, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, जो लाइट आपके पास आती है जिससे आप देखते हो, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, देन योर रेडियो वेव। तो ये 7 ईएम वेव्स हैं, ये सब नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। ऑल आर नॉन मैकेनिकल वेव। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है।
all are non-mechanical waves. थ्योरी करेंगे सिर्फ, तो नोट करते जाना साथ साथ. Does all the wave require medium for the propagation? इसका आंसर तो नो ही है ना, क्योंकि कुछ वेव को मीडियम चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए. मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल को नहीं चाहिए. तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैं बीच में करवा रहा हूँ आपको. बताना इसका आंसर. इनमें से किस वेव को मीडियम चाहिए? Sound wave. ठीक है. Sound wave. Sound wave. व्हाट इज ट्रांसफर्ड? आ गया ना क्वेश्चन, देखो. Energy. Energy. एनर्जी. शाबाश. Which wave propagate in both medium? Both medium. Light wave. Light wave. Light wave. Light. तो सही. अभी तक की डिस्कशन में आपने तीनों आंसर सही दे दिए. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव. वेव को आप क्लासिफाई कर लो पहले तो इन दो में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जगह पे बेशक आप नॉन मैकेनिकल वेव भी लिख सकते हो. मैं यहाँ और डाल देता हूँ, नॉन मैकेनिकल वेव. मैंने बता दिया ये. फिर मैकेनिकल वेव आगे दो तरह की होगी. टाइप्स को ना ऐसे ही बना लेना, कॉम्पिटिशन में कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी ज्यादा आती. प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव. प्रोग्रेसिव वेव वो होगी जो प्रोग्रेस करेगी, जो आगे चलती जाएगी. और स्टेशनरी वेव दो पॉइंट के बीच में मूव करती है. यहां से गई, इधर से वापस आ गई. दोनों ही मीडियम की जरूरत है. तो मैकेनिकल वेव इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव. आफ्टर दैट प्रोग्रेसिव वेव फिर दो तरह की है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसके अंदर पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और वेव इधर चलती है. मींस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है. पार्टिकल की, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. दिस इज फॉर ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, वेव इधर जा रही है. अगर पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन 90 डिग्री पे है तो वो ट्रांसवर्स है. और लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल भी इधर वाइब्रेट करते हैं और वेव भी इधर जाती है उसी डायरेक्शन में. उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव. टाइप लिख ली सब बच्चों ने? फिर यहाँ डेफिनेशन आ रही हैं, आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. ये सारा मैंने बता दिया. ईएम वेव को मीडियम नहीं चाहिए, इनको नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं. ईएम वेव की स्पीड फिक्स है. ईएम वेव 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है. ये यहाँ भी लिख दिया. चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अभी. मुझे पूरा उम्मीद है कि आप गलत आंसर कर सकते हो. उम्मीद तो नहीं है, डर है. फिर भी मैं देखता हूँ कि आप में से कौन आंसर सही करता है. एक्चुअली आज 11th की क्लास में डिस्कशन चल रही थी. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. अपना आंसर दो ए और बी में. आंसर करो ए और बी में. सर बोलो.
Sir, A. A, sir. ए, A. Sir, B. Sir, B. Sir, A. बेटा Sir, B आएगा. आंसर बी है। Sir, जनरली B. वेलोसिटी से कंफ्यूज होते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट, क्योंकि बॉडी जिधर जाएगी वेलोसिटी उधर होगी। बट लाइट की जो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन नहीं है, लाइट तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी। अगर किसी वेक्टर की फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है तो वेक्टर नहीं हो सकता किसी क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ लाइट, तभी हम उसको स्पीड ही बोलते हैं वैसे तो, लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोले ना तो भी आपने स्केलर करना है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ध्यान रखना, यहाँ गलती होती है हमेशा। ये सब मैंने बता दिया आपको। मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम। अब देखो, दीज वेव्स आर आल्सो नोन एज इलास्टिक वेव। ये चीजें आपको फिल आउट करनी होती है। इलास्टिक वेव आपसे पूछ रहे कौन सी है, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल, तो आपको याद होना चाहिए कि इलास्टिसिटी के लिए मीडियम होना चाहिए। इलास्टिसिटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो इलास्टिक वेव मैकेनिकल वेव है, क्योंकि ये इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी तो मीडियम की होती है, इसलिए इलास्टिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव। इसके एग्जांपल है साउंड वेव, वाटर वेव, सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव वो होती है जो अर्थक्वेक के टाइम पे जनरेट होती है। तो ये सारे एग्जांपल किसके, मैकेनिकल वेव। कहीं भी लगे आपको मैं फास्ट हूँ मुझे रोक देना, क्योंकि बेसिक थ्योरी है ये। सबने 11th में नोट्स बनाए हुए हैं, सबके पास बेसिक थ्योरी है। जो नया पॉइंट मिलता है उसको आप लोग हाईलाइट कर लेना। और वैसे भी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया लेक्चर, किसी को बाद में चेक करना होगा तो चेक भी कर सकते हो। ओके, जैसे स्प्रिंग के अंदर देखो, स्प्रिंग को जब आप खींच के छोड़ोगे तो पार्टिकल की वाइब्रेशन किधर रहेगी, किधर, ऐसे। और वेव भी किधर आएंगी, ऐसे ही आएंगी। तो अगर आपसे पूछे स्प्रिंग में कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल तो है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, आपका आंसर आएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल तो है ही, इलास्टिक तो है ही, उसको भी क्लासिफाई कर दिया मैंने। इट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्प्रिंग के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। Number of string connected to one another, one end is fixed to a rigid support. The first string is pulled, the left end raised, it gets stretched due to elasticity, and the first spring return to original size and stretch the second, so the disturbance move. तो यहाँ पर वो ये सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, एक को आप खींच के छोड़ोगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण जब वो अपनी पोजीशन को रिटेन करेगा तो दूसरे के अंदर चेंजेस आ जाएंगी। इस तरह से डिस्टरबेंस मूव करेंगे। तो कोई बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बस इसकी जरूरत नहीं है बेटा, ये सारा आपको आता है, इसकी जरूरत नहीं है अभी। जब जरूरत तो भी मैं बता दूंगा। आगे चल रहे हैं, देखिए यहाँ दो टर्म मैं क्लियर कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके अंदर मीडियम के अंदर कैसा चेंज आएगा देखो। कभी तो मीडियम के पार्टिकल नजदीक आएंगे, कभी मीडियम के पार्टिकल दूर होंगे, कभी मीडियम के पार्टिकल नजदीक आएंगे, कभी दूर होंगे, ऐसा होगा। जब मीडियम के पार्टिकल नजदीक आएंगे उसको कॉम्प्रेशन बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। जब मीडियम के पार्टिकल दूर जाएंगे उसको रेरिफेक्शन बोलते हैं।
रेयरिफेक्शन, रेयरफेक्शन भी बोल देते हैं। इसमें डेंसिटी लो हो जाती है और कंप्रेशन में डेंसिटी हाई हो जाती है। अगर मैं इसको वेव से रिप्रेजेंट करूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को, तो ऊपर वाले को तो बोलते हैं कंप्रेशन, नीचे वाले को बोलते हैं रेयरफेक्शन। और अगर ऐसे मीडियम में शो करूं, तो जब मीडियम के पार्टिकल नजदीक आएंगे तो कंप्रेस होंगे, जब दूर जाएंगे तो रेरिफाई होंगे, फिर नजदीक आएंगे तो कंप्रेस होंगे, जब दूर जाएंगे तो रेरिफाई होंगे। ये कंप्रेशन है और ये क्या है, रेरिफेक्शन है। यहाँ डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ डेंसिटी कम हो रही है। जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो मैं रोक दूंगा स्लाइड को। अभी तक की डिस्कशन देखिए, टाइप्स ऑफ वेव में सेकंड टॉपिक था आज का, टाइप्स ऑफ वेव। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल के अंदर हमने फिर दो तरह की वेव पढ़ी, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को आप रिप्रेजेंट करते हो इन द टर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप रिप्रेजेंट करते हो इन द टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसके ब्याह पर आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, मैं कुछ एमसीक्यूज से आपसे पूछता हूँ। डेंसिटी। बोलिए आंसर फटाफट बोलिए। Density. डेंसिटी। Density. सही है सही है सही है। रेयरफेक्शन। Rarefaction. Yes. 3 into 10 raised to power 8. 8 meter per second. तो यहाँ तक दो सेक्शन पूरे हो गए और आप दोनों सेक्शन में पास हो गए। आगे चलते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। डेफिनेशन मैंने बता दी है तो मैं स्किप कर रहा हूँ, या आपने पढ़नी है तो पढ़ लें, वैसे मैंने बता दिया। डेफिनेशन में ट्रांसवर्स में ये कह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम 90 डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे किसके, डायरेक्शन के। जैसे एग्जांपल दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग with one end fixed to the rigid spot and the other hand is held in the hand। आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक एंड फिक्स कर दिया, एक आपने अपने हाथ में पकड़ लिया, मान लो ये हाथ ही है, अजीब सा हाथ बन गया ना, चलो सही है। अब आपने इसको हिलाना शुरू किया तो इसके अंदर वेव प्रोड्यूस होगी, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे और वेव एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगी। तो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव होंगी वो कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स वेव। स्ट्रिंग के अंदर जो वेव होंगी दैट इज आर ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद ये हो गया सारा, हो गया इनका। तो ये डायग्राम को समझो, ये क्रस्ट और ट्रफ मैंने बता दिया। अब दो क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आने वाला है और ट्रफ नीचे आने वाला है। दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं, 1 लैम्डा। जब कोई वेव को ऐसे बनाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 लैम्डा ही है, और जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे कह देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ, क्योंकि वो लेंथ सेम ही है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वही लेंथ इनके बीच में भी है, वही लेंथ इनके बीच में भी है, लैम्डा और लैम्डा। ये वाला पॉइंट नोट कर लो, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन ट्रांसवर्स वेव अंडरगो एसएचएम। वो आप करके पे करते हैं।
but the phase of the particle differ and their amplitude are equal। ये पॉइंट समझना पड़ेगा। मान लो मेरे पास कुछ पार्टिकल्स है मीडियम के, पहले पार्टिकल ये डिस्टर्ब होगा, ये स्टार्ट होगा, उसके बाद ये शुरू होगा, फिर ये शुरू होगा, फिर ये शुरू होगा। ये जितनी हाइट तक जाएगा ये भी उतनी ही हाइट तक जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं जाएंगे। पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, जब ये अपनी मैक्सिमम पे होगा ये वापस आ रहा होगा, तीसरा अभी ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पर इनके बीच में फेज डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होगा। एम्पलीट्यूड आर इक्वल बट फेज डिफरेंस इज देयर, फेज डिफरेंस इज देयर। ये आपने ऑसिलेशन में ही पढ़ा हुआ है। जब एसएचएम में वो मूव करेगा तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, आपको पता है ऑसिलेशन के अंदर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है। यही बात यहाँ पर लिखी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल जब एसएचएम मोशन में है तो फिर एसएचएम के सारे कंसेप्ट आपको पता ही है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ए ओमेगा होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। प्योर थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको आज। अब देखो यहाँ से पॉइंट बन गया ना, ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में तो पॉसिबल है ही, स्ट्रिंग्स के अंदर भी पॉसिबल है, वो भी सॉलिड ही है, बट लिक्विड में या गैसेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी उतनी नहीं होती कि वो रिगेन करे। फ्लूइड और फ्लूइड में यानी लिक्विड और गैसेस में आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव मिलती है, और सॉलिड और स्ट्रिंग में आपको ट्रांसवर्स वेव मिलती है। तो यहाँ से पॉइंट्स बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट। ये लास्ट एग्जांपल आपको पता है इसलिए मैंने स्किप कर दिया कि लाइट वेव। अच्छा, लाइट वेव की एक और खासियत है, ये ईएम वेव तो है ही, ये ट्रांसवर्स भी है। अब आपके माइंड में आएगा कि हमने तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में लिखा था, बिल्कुल लिखा था ट्रांसवर्स, लेकिन ईएम वेव एक स्पेशल वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों 90 डिग्री पे होते हैं प्रोपेगेशन के, इसलिए ये उन प्रॉपर्टी को फॉलो करती है जो ट्रांसवर्स वेव की होती है। तो लाइट वेव भी आपके पास कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव but light is a transverse wave। ये सारे फैक्ट आपको आने चाहिए। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप ऑब्जर्व करो, आप देख रहे हो ना मीडियम के पार्टिकल कभी कहीं तो डेंस होते जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर डेंस थे, फिर वो आगे चला गया डेंस पार्ट, प्रोपेगेशन आगे चली गई, अगर आपको दिख रहा है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और कहीं डेंसिटी आप ज्यादा देख रहे हो, कहीं पर डेंसिटी आप कम देख रहे हो। इस विजुअल से क्लैरिटी आनी चाहिए कि कैसे आपकी ये वाली वेव चलने वाली है। एक ही एग्जाम्पल कोई बता रहा है जो आपने अभी देखा कि आपने एक सिलेंडर में एयर ले ली और पिस्टन को थोड़ा सा दबाया, तो एक बार तो पार्टिकल कंप्रेस हो गए, फिर जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए तो रेरिफाई हो गए, उन्होंने आगे कंप्रेशन कर दिया। तो ये जो पिछले वाला एग्जांपल है उसको लिख रहे हैं, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नोट कर लो। लॉन्गिट्यूडनल के एग्जाम्पल क्या है? वेव्स ऑफ स्प्रिंग,
स्प्रिंग के अंदर साउंड वेव, इवन पानी के अंदर जो वेव होगी ना, वाटर वेव इनसाइड लॉन्गिट्यूडनल होगी, लेकिन जो सरफेस के ऊपर होगी, ये ध्यान रखना, ये दोनों तरह की हो सकती है। सरफेस वेव पार्टिकल मीडियम के ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और कंप्रेशन रेडिफेक्शन भी हो सकता है। तो वाटर वेव इनसाइड द वाटर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल, वाटर वेव ऑन द सरफेस मे बी लॉन्गिट्यूडनल, मे बी ट्रांसवर्स। तो डिपेंड करता है कि आपने डिस्टरबेंस कैसे की। अगर आपने साइड वाइज डिस्टरबेंस की तो सरफेस के ऊपर भी लॉन्गिट्यूडनल है। अगर आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट को नोट करना, वाटर वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। इनसाइड द लिक्विड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होगी, बट ऑन द सरफेस इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल और इट मे बी ट्रांसवर्स। तो डिपेंड करेगा कि आपने डिस्टरबेंस कैसे दी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है ना कि वाटर वेव ऑन द सरफेस, तो आप क्लियरली नहीं कह सकते ऑन द सरफेस, आप कहेंगे दोनों ऑप्शन है जी, ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। लेकिन वाटर वेव इनसाइड द लिक्विड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सिवाय लॉन्गिट्यूडनल। वाटर वेव इनसाइड द लिक्विड इज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ तक बेटा कुछ पूछना है? एनीबॉडी? कमल आपको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. आर्यन? Yes, sir. ओके, तो बच्चों को क्लियर है ना यहाँ तक? अभी टेस्ट हो जाएंगे आप, 3 क्वेश्चन होंगे, आप देखते हैं किसका आंसर सही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट के होते हैं रेडियन, टाइम के होते हैं सेकंड। तो आप लोगों का आंसर आया नहीं इस क्वेश्चन का, रेडियन पर सेकंड। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, इसका बताओ। बोलो क्या आएगा इसका आंसर? Longitudinal. Longitudinal waves. Longitudinal. ये भी बता दोगे फटाफट, बोल ही दो। Transfer waves. Transverse. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर द प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ से न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो। आपने सिर्फ फॉर्मूला नोट करना, ये सब बेसिक चीजें हैं। ट्रांसफर वेव ऐसे चलती है। मीडियम देखो, ये पार्टिकल जो है ना, ये कैसे कैसे मूव कर रहा है, इसको चेक करो। ये ऑसिलेट कर रहा है और डिस्टरबेंस को ट्रैवल करवा रहा है। दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हो? वेवलेंथ। अब किस स्पीड से वेव ट्रैवल कर रही है, किस स्पीड से वेव ट्रैवल कर रही है, इसको बोलेंगे वेव वेलोसिटी। और किस स्पीड से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल, उसको बोलेंगे पार्टिकल वेलोसिटी। बच्चे इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, फर्क है। ये जो डिस्टरबेंस है ना, दोबारा देखो, ये जो ऑसिलेटर है इसकी वेलोसिटी अलग चीज है और वेव की वेलोसिटी अलग चीज है। ऑसिलेटर की वेलोसिटी अलग है, वो अपनी अलग स्पीड से ऑसिलेट कर रहा है, और वेव की वेलोसिटी अलग है। तो वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ऑसिलेटर की वेलोसिटी तो आपने एसएचएम में पढ़ी हुई है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, याद होगा सबको। लेकिन वेव वेलोसिटी जो है, वेव वेलोसिटी वो एक मीडियम में कांस्टेंट रहती है।
लेकिन वो मीडियम कौन सा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस वो होता है जिसकी डेंसिटी सेम रहे थ्रू आउट, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहे। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब मैं आपको मैथमेटिकल पार्ट बताता हूँ। वेव की इक्वेशन नोट करो सब। y इज इक्वल टू प्रोग्रेसिव वेव की ए साइन, यहीं से न्यूमेरिकल करेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। ये होता है इसमें एम्पलीट्यूड, जैसे ये वेव है ना, ये एम्पलीट्यूड है, ये होता है एम्पलीट्यूड। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। यहाँ साइन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर तो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, जैसे ये जा रही है, तो नेगेटिव साइन लेंगे। अगर वेव उल्टा आ रही है इधर, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ये ध्यान रखना। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन तब लेना है जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है वेव। फिर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। पॉजिटिव साइन आपने तब लेना है जब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। उल्टा सोचना है आपने। तो जो वेव की वेलोसिटी होती है वो ओमेगा बाय के होती है, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और के मैंने आपको बताया है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये याद रखने हैं रिलेशन का, इसके प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको। और वेलोसिटी होती क्या है, एफ लैम्डा। या तो वेलोसिटी को आप ऐसे याद करो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, या वेलोसिटी को आप ऐसे याद करो, ओमेगा बाय के। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, मेंस में भी पूछा गया, मैंने कई बार देखा है कि आपको वो कहेंगे कि एक इक्वेशन है 20 साइन 100t माइनस 50x। वेव वेलोसिटी बताओ, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बताओ, वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, कुछ भी। तो आप इसको कंपेयर कर लोगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये किस तरफ जा रही है ये बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। वो अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको कंपेयर किया, ओमेगा आ गया मेरे पास 100, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50/5 फ्रीक्वेंसी निकल गई। के मेरे पास कितना आ गया, प्रोपेगेशन कांस्टेंट 50, के आ गया तो लैम्डा भी आ जाएगा। लैम्डा कितना आएगा, पाई/25, लैम्डा इज पाई/25। अब रहेगा वेव वेलोसिटी, चाहे तो एफ लैम्डा कर दो, चाहे ओमेगा बाय के कर दो, ज्यादा आसान रहेगा। टी के साथ जो होगा वो ओमेगा है, एक्स के साथ जो होगा वो के है। तो आपके पास वेव वेलोसिटी क्या आ गई, 100/50। आंसर इज 2। अब यूनिट चेक कर लेना, सेंटीमीटर में दिए या मीटर में। दिस इज द वेव वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ए ओमेगा। अगर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जाए तो ए आपके पास 20 सेंटीमीटर है, उसके आप चाहो तो मीटर बना लो, और ओमेगा आपके पास कितना है, 100। तो आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने मीटर बना लिया। इसका कोई रिलेशन नहीं है, देखो वेव वेलोसिटी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। वेव वेलोसिटी अलग चीज है, पार्टिकल वेलोसिटी अलग चीज है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या आपको? बोलो यस और नो।
रिस्पॉन्स दिया सर दोबारा बता दो। ना, तो आप दिख रहे हो मुझे ना, मैं आपको दिख रहा हूँ, फिर रिस्पॉन्स दिया करो। मुंह ही हिलाना होता थोड़ा सा, यस या नो। वो सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। सब कुछ हो गया। ये वाला रिलेशन को मैंने आपको बता दिया, यही याद रखना है, मेन चीज यही है। y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करनी है। के इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसको एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, ध्यान रखें, एंगुलर वेव नंबर, इसको के को, और 1/λ को वेव नंबर बोलते हैं। जिसके साथ 2 पाई लग जाता है वो एंगुलर हो जाता है। जैसे आप फॉर फ्रीक्वेंसी 2 पाई लगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसलिए 1/λ वेव नंबर, 2 पाई लगा तो एंगुलर वेव नंबर, और इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ तक बेटा कुछ पूछना हो एनीबॉडी? No, sir. ओके, तो कुछ नहीं करना आपने, तो सब हमें पता है, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। वेवलेंथ भी पता है, एंगुलर वेव सब मैंने बता दिया। टाइम पीरियड आप जानते ही हो। एक ये रिलेशन आया वो नोट करो, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस या टाइम डिफरेंस। ये तो है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो कई बार न्यूमेरिकल कैसे आएगा बच्चे, ये कोई वेव है, जिसकी वेवलेंथ आपको दे दी 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं वेवलेंथ। आपको एक पार्टिकल दे दिया ये ए, एक पार्टिकल दे दिया यहाँ पर बी, इनके बीच में लेट 12 सेंटीमीटर का गैप है, 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लिया इनके बीच में फेज डिफरेंस बताओ, तो फेज डिफरेंस 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई/λ इंटू 12। लैम्डा मैंने कितना लिया इस क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 10 इंटू 12। इसको 5 कर दो तो आप कहेंगे कि फेज डिफरेंस इज 12/5 पाई। फेज डिफरेंस सब समझते हैं बच्चे, फेज का डिफरेंस। जैसे एक पार्टिकल यहाँ, ये वाला पार्टिकल है और एक पार्टिकल ये है, इनके बीच में पूरी वेव कंप्लीट होगी तो 2 पाई का डिफरेंस हो गया। एक पार्टिकल ये है तो आधी वेव हुई तो पाई का फेज डिफरेंस हुआ, और यहाँ तक देखेंगे तो पाई/2 का। तो ऐसे कोई भी दो पार्टिकल के बीच में पाथ डिफरेंस दिया होगा, आपसे फेज डिफरेंस पूछ लेंगे, तो ये आपको इस फॉर्मूले से करना है, इस फॉर्मूले। अब टाइम के साथ कैसा फॉर्मूला बनेगा? जहाँ लैम्डा था उसकी जगह पे क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। और जहाँ पर पाथ डिफरेंस था उसकी जगह पे किसने ले लिया? टाइम डिफरेंस ने ले लिया। अगर आपको टाइम डिफरेंस पता है तो आप फेज डिफरेंस बता सकते हैं। मान लो आपको ये पता है कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इन दोनों के बीच में टाइम, ये जब स्टार्ट हुआ उसके बाद ये जब स्टार्ट होगा 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा, तो डेल्टा टी आपके पास 2 सेकंड आ गया। टाइम पीरियड आपको दे दिया 12 सेकंड। तो आप इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, 2 पाई/12 इंटू 2, 6 ये रह गया। आंसर इज
5/3. Answer is 5/3. Getting it? लास्ट सेक्शन था बेटा आज का, इसके क्वेश्चंस के आंसर दे दो। Progressive wave or wave which dash travel in a given direction. बोलिए क्या आंसर होगा? कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल, जो कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती जाएगी उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। इसका आंसर दो। पार्टिकल के साथ है, ध्यान रखना। क्या चेंज होता है बेटा? फेज, एम्पलीट्यूड मैंने बताया था सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एसएचएम मोशन पढ़ा हुआ है, पार्टिकल का मतलब है एसएचएम, लेकिन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का फेज चेंज होगा, इनका फेज सेम नहीं होगा। जितना एम्पलीट्यूड इसका होगा उतना ही इसका होगा। जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑस्किलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से ये सारे ऑस्किलेट करेंगे। जितना टाइम इसको लगेगा एक मीन पोजीशन से वापस आने में, उतना ही सबको लगेगा। तो ये तीनों तो सेम ही थे। फेज कब सेम होता? जब ये सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाते। बट प्रोग्रेसिव वे में ऐसे नहीं होता, पहले ये डिस्टर्ब होता है, फिर ये जाता है, फिर ये जाता है, ये वापस आता है, तो ये ऊपर पहुंच जाता है। तो इनके बीच में कॉन्टिन्यूसली फेज डिफरेंस रहेगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको थोड़ा थ्योरेटिकल सा चैप्टर है बेटा, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं है, एक जैसे न्यूमेरिकल जो अभी तक जो मैंने करवाया। तो आर्यन, आपकी बुक में क्वेश्चन पहला सेक्शन क्या बताना एक बार। आर्यन, बुक है क्या आपके पास अभी? आर्यन और कमल, एनीवेज आर्यन, आप ना ग्रुप में फोटो पिक भेज देना इसकी, और बच्चों को पता है कितना कवर कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अपने आप क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। ओके सर। ओके, कल रहेगा सेकंड लेक्चर बेटा इसका। सर सेम टाइम? इसी टाइम पे रहेगा बेटा। और परसों से ना जो मैं टाइम दूंगा आप ऑफलाइन आ सकते हो, मैं ऑफलाइन का टाइम दे दूंगा जिसको ऑफलाइन आना है। फिर सभी ऑफलाइन ही आना है इस क्लास के लिए, ताकि मुझे ऑनलाइन कनेक्ट ना करना पड़े। लेकिन एक दो दिन थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी मैंने ऑफलाइन शुरू नहीं किया। अलाउ तो मुझे अभी भी नहीं है ऑफलाइन करना, बट 2-4 बच्चे अगर आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 8, 10 और 12 बच्चे कनेक्टेड है। मैं आपको टाइम, कल आपने इसी टाइम पे आना। ओके जी, थैंक यू। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है, सर सुबह लेक्चर की भी भेज देना। ओके।